नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर हाईकोर्ट सख्त, कहा हो सकती है राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा। कांग्रेस ने केंद्र के इरादों पर जताया संदेह। 25 लाख लीटर पानी लेकर लातूर पहुंची जलदूत एक्सप्रेस। गुजरात के 450 से ज्यादा गांव सूखा पीड़ित घोषित। केंद्र ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। यूडीएफ का केरल को 10 साल में शराब मुक्त बनाने का वादा। घोषणा पत्र में सबके लिए खाना और फ्री लैपटॉप की बात। शराब पीने की उम्र 23 साल करेगी एलडीएफ। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट। एनआईए प्रमुख का दावा, नहीं मिला कोई सबूत। कहा मालेगांव धमाके में आरोपों की जांच जारी। हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने जीती न्यूयॉर्क प्राइमरी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी हासिल करने के करीब। और आइए देखते हैं पहली खबर। महाराष्ट्र के लातूर में आज जलदूत एक्सप्रेस 25 लाख लीटर पानी लेकर पहुंची। अब तक ट्रेनों के जरिए करीब 70 लाख लीटर पानी लाया गया है, लेकिन अभी भी लोगों की पानी के लिए कई दिनों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। हालात को देखते हुए उस्मानाबाद और अहमदनगर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। इधर गुजरात में भी 450 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे लातूर के लोगों के लिए बुधवार को जलदूत एक्सप्रेस 25 लाख लीटर पानी लेकर पहुंची। पहली बार 50 वैगन वाली ट्रेन से पानी पहुंचाया गया। इससे पहले 9 बार में 10 वैगन के जरिए 40 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया था। लातूर के मेयर का कहना है कि ट्रेन से पानी पहुंचाने से राहत मिली है, लेकिन इसके फेरे बढ़ाने की जरूरत है। आज तक हमें मेरे से 65 लाख पानी आया है और आज की ट्रेन से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। ये कितने दिन में ये देंगे उसके ऊपर हमारा अगला डिपेंड रहेगा, लेकिन ये अगर पर डे देते हैं तो मैं आने वाले दिनों में हम लोगों को नल द्वारा पानी दे सकते हैं। लातूर के शहरी इलाकों में अभी 8 से 10 दिन में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में हालात और खराब हैं। पानी के लिए लोगों को कई दिनों तक टैंकर्स का इंतजार करना पड़ता है। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब पानी की जुगत में लगे रहते हैं। कई किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। हालात इतने खराब हैं कि गर्मी और पानी की कमी के चलते एक बच्चे की मौत हो गई। क्या है, कुछ नहीं होता उतने में। जानवर है हमारे पास, कम पैसे आए, क्या करना। पानी नहीं पीने को, 4-4 दिन टैंकर नहीं आता पानी को। बीड़ में मांजरा नदी में बना बांध पूरा खाली हो गया है। यही हाल औरंगाबाद जिले के जयकवाड़ी बांध का है, जहां अब नाम मात्र पानी ही बचा है। सूखे के चलते भूजल स्तर नीचे चला गया है। नलकूप, कुएं, तालाब और नदियां सूखे पड़े हैं। लातूर, परभणी, बीड़ और औरंगाबाद के बाद अब उस्मानाबाद और अहमदनगर जिले में जल संकट के चलते धारा 144 लगानी पड़ी है। वाटर लेवल नीचे नीचे जा रहा है। 500-600 फुट नीचे गए तो भी पानी नहीं लग रहा, बोर को पानी नहीं लग रहा है। तो ये इस वजह से मराठवाड़ा का डेजर्टिफिकेशन ऐसे ही चालू रहा तो डेजर्टिफिकेशन होने की पूरी उम्मीद है। इधर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के 468 गांवों को आंशिक रूप से सूखा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में जल संकट से जूझ रहे गांवों की संख्या 1000 पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि सूखा पीड़ित राज्यों को पूरी मदद पहुंचाई जा रही है। जितनी भी सहायता दे सकते हो राज्यों को, उनको करो और अपनी तरफ से भी जो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं वो लो। जो अभी तात्कालिक सूखा पड़ा है उससे मुकाबले के लिए, और अगले साल अगर ऐसी स्थितियां बने तो पहले से ऐसी स्थितियों के लिए तैयारी भी कर लो। इस मामले में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि गुजरात के अलावा देश के 10 राज्यों के 256 जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं और 33 करोड़ लोग इस सूखे की चपेट में हैं।
बढ़ती गर्मी के बीच इन सूबों में केंद्र और राज्य सरकारों पर तुरंत राहत पहुंचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र का लातूर भीषण सूखे की चपेट में है। जल संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ ट्रेन से पानी की सप्लाई की जा रही है। आज भी 25 लाख लीटर पानी के साथ एक ट्रेन लातूर पहुंची, लेकिन ये 5 लाख की आबादी वाले लातूर की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है। बीते 1.5 दशक में तेजी से विकसित हुए लातूर के नए मॉडल को जल संकट ने आईना दिखा दिया है। पेश है राज्यसभा टीवी की एक खास रिपोर्ट। बूंद बूंद को तरसता महाराष्ट्र का लातूर जिला 23 साल पहले जमीन हिलने से मची भारी तबाही के बाद सुर्खियों में आया था, लेकिन आज सूखी जमीन ने लातूर को हिलाकर रख दिया। गांव की हालात शहर से ज्यादा खराब हैं। 4000 आबादी वाले कावहा पंचायत में आसपास के सारे जल स्रोत सूख गए हैं। प्यास बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मवेशी पानी से महरूम हैं और खेती तबाह हो चुकी है। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका में परेशान है। शहर के कुछ पानी लेते हैं, पानी आता है वहाँ शहर में वो हो जाता है, लेकिन ग्रामीण में आज जानवर है, ये है, इनकी बहुत परेशानी चालू है। पानी की बहुत दिक्कत है, टैंकर नहीं, हाँ, पानी नहीं मिलता है, उधर से बहुत परेशानी होता है। लातूर की प्यासी धरती के प्यासे लोगों की चर्चा मुंबई से लेकर दिल्ली तक है। अधिकारियों से लेकर नेताओं के दौरे हो रहे हैं। जलदूत एक्सप्रेस से पानी पहुंचाया जा रहा है। तमाम योजनाएं बन रही हैं, लेकिन हालात कुछ खास बेहतर नहीं। रेलवे से पानी आ रहा है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये सारी जो योजनाएं हैं ये काफ़ी नहीं हैं। हमें किसी बड़े पानी का जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, वहाँ से पानी लातूर के लिए लाना पड़ेगा। लगातार 5 साल से सूखे से जूझ रहे किसानों को राहत के नाम पर जो कुछ मिला है वो ऊंट के मुंह में जीरा से ज्यादा नहीं। सरकार की तरफ से जितनी हमको मदद अपेक्षित थी इस बार के लिए, उससे सबसे कम मदद हमें मिली है। हर बार जो है हमको लगभग 12,000 साढ़े 12,000 सरकार से मिलते थे राहत के पैकेज के तौर पे, लेकिन इस बार सिर्फ 6,500 रुपये किसानों को दिए गए हैं। दूर दूर तक बंजर खेत और किसानों के मुरझाए चेहरे ग्रामीण लातूर की भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं। लातूर शहर के जल संकट की गूंज वैसे तो पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन यहाँ का ग्रामीण इलाका भारी जल संकट और सूखे से जूझ रहा है और सरकार की योजनाएं नाकाफ़ी हैं। कैमरामैन नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, लातूर। सूखे और जल संकट पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वेंकटेश केसरी साहब, जो कि सहायक संपादक हैं एशिया न्यूज में। वेंकटेश जी, स्वागत है आपका। और औरंगाबाद से हमारे सहयोगी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह मौजूद हैं, जो लगातार दौरा कर रहे हैं उस पूरी बेल्ट का जहां पर इस वक्त सूखे की मार सबसे ज़्यादा है। अरविंद जी, सबसे पहले मैं समझना आपसे चाहूँगा, आपने लातूर का भी देखा और उससे पहले कुछ और ज़िलों का हाल बताया था, किस तरीके से आप ये कहेंगे कि जो तमाम ये शहर हैं ये आधुनिक ज़रूर होते गए पिछले कुछ बरस में, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरत है पानी, उसको लेकर ये संकट क्या सबसे बड़ा कारण आपकी नज़र में है? देखिए, जो कवीन, जहाँ तक जल संकट के कारणों की बात है तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पिछले 5 सालों में बहुत ही कम बारिश हुई है, या एक तरह से सूखे की स्थिति रही है। सिर्फ 1 साल थोड़ा बेहतर रहा है, बेहतर से ज़्यादा ठीक रहा है मानसून। अन्यथा जो है लगातार वहाँ की जो हालात रहे हैं, उन्होंने जो है वहाँ के सारे जो आपदा प्रबंधन की भी कमी रही है दूसरी जो है। और तीसरी चीज़ जो कि यहाँ कई एक्सपर्ट जो बात मान रहे हैं और वो लग भी रहा है कि इस इलाके में खास तौर पर जलवायु परिवर्तन का असर बहुत ही गंभीर रूप से दिखने लगा है। और प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से जिस तरह की योजनाएं और आपदा प्रबंधन की नीति बनाई जानी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं बनाई है। और इसीलिए पूरा का पूरा जो है, अभी शहरी इलाकों में थोड़ा बहुत अटेंशन है लोगों का, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिस तरह की तबाही दिख रही कवीन, और जिस तरह से जानवर और आदमी बेहाल हैं, मीलों से औरतें पानी लाने के लिए कोशिश कर रही, जद्दोजहद कर रही है, और जिस तरह से पूरा दिन उनको एक घड़ा पानी निकालने के लिए या लाने के लिए व्यतीत करना पड़ रहा है, वो बहुत ही तनावपूर्ण है। और ये स्थिति जो है कवीन, ये जो खासतौर मराठवाड़ा के जो औरंगाबाद डिवीज़न में 8 जिले हैं,
उसकी पूरी 1.25 करोड़ की आबादी भयावह संकट से गुजर रही है जी और हालात बहुत ही ख़राब है। मतलब शब्दों में बयान करना शायद कठिन हो रहा है मेरे लिए। जी अरविंद जी, आगे आपका फिर लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया वहाँ से ताज़ा अपडेट के लिए। वेंकटेश जी, जैसे कि अरविंद जी कह रहे थे कि एक तो सबसे बड़ा संकट ये रहा है कि पिछले करीब 5 बरस से बारिश की कमी, लेकिन क्या इसके बावजूद जो आपदा प्रबंधन जिसका काम ही है इस तरह के संकट से निकालने के लिए, क्या वो सुस्त रहा या समय रहते कार्यक्रम नहीं शुरू किए गए? गोविंदर जी, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ और मैं देखता हूँ, मैंने बचपन से देखा है कि वहाँ वाटर शॉर्टेज क्या है। सूखा तो इस साल हुआ, 1972 से वो पूरा रीजन में पानी की किल्लत है। औरंगाबाद जैसा जो हेडक्वार्टर है वहाँ हफ्ते में 2 दिन पानी आता है पिछले 5-7 सालों से। वाटर मैनेजमेंट नहीं है। ये क्राइसिस ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो काम वहाँ वाटर मैनेजमेंट का करना चाहिए, एक तरफ प्रशासन होता है, दूसरी तरफ सरकार होता है, तीसरी तरफ पब्लिक होती है। उसी ये महाराष्ट्र में हिवरे बाजार है, अन्ना हजारे राळेगण सिद्धे, वहाँ उन्होंने वाटर मैनेजमेंट किया है। वो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहे, लेकिन यहाँ उसके अंदर इनका टैंकर वालों की लॉबी है, वो पैसे कमाती है। बिल्डर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इन सब ने इस पूरा मिला के उनको जो भी करना था कर दिया, लेकिन वो पूरे रीजन को उन्होंने उसका एकदम क्या कहते हैं डेजर्ट बना दिया है। तो क्या ये सूखा कुछ लोगों के लिए जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है, वहाँ पर कुछ लोगों के पैसे कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, टैंकर उनके टैंकर चलते हैं। टैंकर कैसे, क्यों टैंकर देना चाहिए? ऐसा है कि सूखे का प्रबंध आप पैसे दे के नहीं कर सकते, वहाँ वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए। इसके पहले लोगों ने कहा था कि वहाँ वाटर राइट्स हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। बसंत दादा पाटिल और सुधाकर राव नाइक के ज़माने में जब वो मुख्यमंत्री थे तो थोड़ा बहुत कुछ वाटर कंजर्वेशन का किया, लेकिन उसके बाद में जैसा आपको पता है बारिश हो जाती है, इश्यूज बदल जाते हैं, सरकार की प्रायोरिटी बदल जाती है, लोग चिल्लाते रहते हैं। लेकिन कागज़ों पर जिस तरीके से केसरी साहब कई सारी स्कीम्स की चर्चा मैं सुन रहा हूँ पिछले 5 साल में, किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा वाटर मैनेजमेंट को लेकर, ये तमाम कागज़ों पर चीज़ें कागज़ों पे होता है। वो कहते हैं कि जहाँ बड़ा समझो जायकवाड़ी रिजर्वायर है महाराष्ट्र औरंगाबाद का, वहाँ से हम पानी लेंगे, वहाँ से औरंगाबाद को मिलना चाहिए, वहाँ से जालना को मिलना चाहिए, वहाँ से बीड़ को मिलना चाहिए। ये क्या बात होती है? पहले जब निज़ाम सरकार थी तो हर गाँव के बाहर पॉन्ड होते थे, गाँव तली उसको कहा जाता था। जो नाला होता था या जो भी है, जो 12 महीने से 8 महीने तो वहाँ पानी बह जाता था, लेकिन जो स्लोगन थी कि गांव का पानी गांव में, खेती का पानी खेत में, इसका कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि बीडीओ, जिला परिषद के सीओ, म्यूनसिपालिटी के सीओ, वो इन लोगों का काम है, तहसीलदार इन लोगों का काम है कि लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, लीडरशिप देनी चाहिए, ताकि क्रिएटिविटी उनके अंदर अवेयरनेस निर्माण हो जाएगा। इन्होंने किया नहीं। अब क्या होगा? सरकार के ऊपर हम भरोसे में है, सरकार पैसा देंगे, फिर बोलेंगे हम क्या करेंगे। इसके लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहिए, उसके बाद में जो दूसरे जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज है वो आना चाहिए। एक प्रकार का आपको एटमॉस्फेयर करना पड़ेगा। ये करने के बावजूद कम से कम 10 साल के अंदर आपको कुछ दिखाई देगा। ये तत्काल कुछ कर ही नहीं सकते। आखिरी सवाल, जो कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि एक क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा संकेत है, एक असर है, क्या वाकई? क्योंकि आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का ऐसा है कि मराठवाड़ा ये ड्रॉट प्रोन एरिया माना जाता था। वहाँ वैसे भी वहाँ पानी की किल्लत तो थी ही पहले से ही, यानी वो महाराष्ट्र में जब शामिल हुआ उसके पहले वो निज़ाम स्टेट में होता था, अंडर डेवलप्ड था। लेकिन जैसा कि कर्नाटका में विजापुर भी अंडर डेवलप्ड था, कर्नाटका में बिदर भी अंडर डेवलप्ड था, लेकिन वहाँ उन्होंने पानी लाया है, कुछ वहाँ से एटमॉस्फेयर बदला है, वेदर चेंज किया है, जैसा राजकोट में पानी आया है। हाँ, लेकिन इस तरीके से लीडरशिप ने नहीं किया। ये इश्यू लॉन्ग टर्म का होता है कि बारिश नहीं है तो हम कहाँ से जलदूत जैसा रेल से हम पानी मंगाएंगे, पानी देंगे, कितने दिन देंगे? देखिए आज तो अप्रैल है, अभी 1.5 महीना जाना है। महाराष्ट्र में मानसून आ जाता है 7 जून को, पकड़ लीजिए, यानी बाय एंड लार्ज। लेकिन 7 जून कभी होता नहीं। वो केरला से बम्बई आएगा, बम्बई से यानी पूरा जुलाई एंड तक आपको मैनेज करना है। कैसा करेंगे? सरकार क्या करेगी? अब देखो जुडिशियरी ने क्या, इसलिए सरकार बोल रही, नहीं तो सरकार की तरफ से सेंसिटिव है नहीं, सेंसिटिव नहीं बता। साफ तौर पर जो इंतजामात मैं कहूँ कि होने चाहिए लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए, खासतौर पर पानी की सप्लाई को लेकर, वो नज़र नहीं आते। जैसे कि आपने कहा दीर्घकालिक जो एक योजना है वो कहीं एजेंडे में है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया केसरी साहब, धन्यवाद इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और फिलहाल ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
5 राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आज टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने यह मांग रखी कि केंद्र को राष्ट्रपति शासन हटाने से रोका जाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा का मामला उठा। केंद्र ने दलील दी कि राष्ट्रपति के फैसले अदालती समीक्षा से ऊपर हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों की राय गलत हो सकती है और इसमें राष्ट्रपति के साथ न्यायाधीश भी शामिल हैं। सो राष्ट्रपति शासन से जुड़े फैसले की अदालत समीक्षा कर सकती है। There is a political process. There is an institutional respect that will exist between all the various institutions because that's the constitutional scheme. In the constitutional scheme, everything is fixed and determined in its own particular way. And wherever anything goes contrary to that, the courts naturally would intervene and would give a pronouncement of a judgment or a... हाई कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया था कि 35 विधायकों ने वोटिंग की मांग की थी। इसमें इसका जिक्र नहीं था कि कांग्रेस के 9 बागी विधायक भी मत विभाजन के पक्ष में थे। अदालत ने इसे अहम तथ्य माना। इस पर केंद्र ने कहा कि 19 मार्च को राज्यपाल के पास पूरी जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों के बारे में केंद्र की चिंता पूरी तरह गैर वाजिब है। जो स्टेटमेंट केंद्र सरकार के वकीलों का था कि इस दौरान कुछ भी नहीं किया जाएगा जब तक ये मामला सुनवाई में है, वो बदलना नहीं चाहिए। और उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट किया कि अगर वो पूरा मामला बदलता है, सच्चाई ज़मीनी बदलती है इस दौरान, तो वो सही नहीं होगा संवैधानिक रूप से। हाई कोर्ट ने जानना चाहा कि राष्ट्रपति शासन से जुड़े कैबिनेट नोट पर अदालत में बहस क्यों नहीं हो सकती या फिर याचिकाकर्ता को प्रति क्यों नहीं दी जा सकती। 2 दिनों की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणियां की हैं। सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन के जरिए लोकतंत्र की जड़ें काटी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक 2015 को संशोधनों को मंजूरी दी है। इस विधेयक का मकसद वन भूमि के इस्तेमाल से मिलने वाली राशि का पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित होगा। सरकार जल्द ही इस बिल को संसद में पेश करेगी। इसके साथ ही पेरिस में 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक जलवायु समझौते पर दस्तखत करने को भी मंजूरी दी गई। नामांकन का दौर शुरू होने से पहले केरल में दोनों प्रमुख गठबंधनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। दोनों गठबंधनों ने कई साझे मुद्दों को अपने घोषणा पत्रों में जगह दी है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिन पर दोनों के वादों में फर्क है। एक नज़र दोनों के घोषणा पत्रों पर। एक दिन के अंतर पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ के घोषणा पत्र में सबके लिए खाना और घर, पेंशन के पुराने नियमों को फिर से लागू कराना, विजिलेंस को स्वतंत्र एजेंसी बनाने, आईटी, पर्यटन, ऊर्जा जैसे सेक्टरों में नई नौकरियों के साथ साथ प्रदेश में 25 लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने, कीमतों में बिना बढ़ोतरी के एक कॉमन मार्केट बनाने, सार्वजनिक उपक्रमों को फिर से मजबूत करने, गैस पाइपलाइन पहुंचाने, 2500 मेगावाट बिजली के उत्पादन, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड को मेट्रो शहर बनाने समेत कई वायदे किए गए हैं। घोषणा पत्र में 5 साल के भीतर भूमिहीनों को घर, 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को हाईटेक करने, तालुका अस्पतालों में कैंसर का इलाज मुमकिन कराने, केरल को स्वच्छ राज्य बनाने, हर पंचायत में मजदूर बैंक बनाने समेत नारियल, रबर और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद पहुंचाने पर जोर दिया गया है। शराबबंदी के बदले एलडीएफ ने वादा किया कि वो शराब पीने की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 23 साल कर देगा। शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। मलयालम पहचान पर एलडीएफ ने घोषणा पत्र में खास जोर दिया है। घोषणा पत्र के मुताबिक मलयालम को
आधिकारिक और अदालत की भाषा बनाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में मलयालम को मान्यता दी जाएगी। स्नातक स्तर तक मलयालम को अनिवार्य करने का भी एलडीएफ ने वायदा किया है। विवादित मुल्ला पेरियार बांध को बनाने का वादा भी घोषणा पत्र का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी कई लुभाने वाले वादे किए हैं। घोषणा पत्र में सबके लिए घर, खाना और स्वास्थ्य का वादा किया गया है। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर गरीबों को सस्ते दर में खाना, महिला सुरक्षा के लिए खास योजनाएं, सस्ती कीमत पर जीवन रक्षक दवाएं, बेघरों और भिखारियों के लिए एक वक्त का खाना, शून्य ब्याज दर पर किसानों को कर्ज, धान की खेती पर जोर, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ऑर्गेनिक फार्म बोर्ड की स्थापना, मछुआरों के लिए हाउसिंग सब्सिडी बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने, गरीब विधवाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के साथ साथ अंतर्जातीय शादी करने वालों को 25,000 रुपए की मदद, दृष्टिहीनों को मुफ्त रेडियो, विशेष रूप से सक्षम बीपीएल लोगों के लिए मुफ्त तिपहिया वाहन, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने, काजू, हस्तशिल्प और आईटी उद्योगों को बढ़ावा देने समेत उच्च शिक्षा में फ्रेंच, जर्मन और अरबी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात शामिल है। यूडीएफ ने केरल में 24 घंटे बिजली और हर पंचायत में मिनी स्टेडियम बनाने का भी वादा किया है। अगले 10 साल में केरल को शराब मुक्त करने पर यूडीएफ ने खास जोर दिया है। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और बेरोजगारी दर को घटाकर 4% के स्तर पर लाने की बात घोषणा पत्र में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मालेगांव धमाकों के आरोपी कर्नल पुरोहित को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में क्लीन चिट मिल गई है। एनआईए ने पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत न मिलने का दावा किया है। एनआईए के महानिदेशक का कहना है कि इस मामले में कर्नल पुरोहित का नाम कभी आया ही नहीं था, लेकिन मालेगांव विस्फोट मामले में छानबीन चल रही है। 2006 के मालेगांव धमाकों में 37 लोगों की मौत हो गई थी। 2007 में समझौता धमाके में 68 लोग मारे गए थे। अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, जिससे दोनों देशों को आर्थिक स्तर पर फायदा हो, लेकिन कई मौक़ों पर परिस्थितियां सोच को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोक देती हैं और इस तरह की दिक्कतों को ख़त्म करना ज़रूरी है। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निवेश के लिए अमेरिका कई तरह के आश्वासन चाहता है। अमेरिका का कहना है कि जब तक भारत मौजूदा माहौल को और आसान नहीं बनाता, तब तक इस योजना की सफलता पर संशय बरकरार रहेगा। We strongly support Prime Minister Modi's Make in India campaign, which envisions India as an elite manufacturing hub. But companies involved in global manufacturing need transparency, predictability, and legal certainty. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से 6 बार मुलाकात हो चुकी है और जून में एक बार फिर प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। ओबामा के कार्यकाल में ये किसी भारतीय नेता की आखिरी स्टेट विजिट हो सकती है। 7 और 8 जून को संभावित ये दौरा एशिया फोकस और भारत की लुक ईस्ट नीति पर चर्चा के लिहाज से काफी खास है। Well, I mean, I think the hiccups are well known, which is that we will of course have areas where we need to work through different trade issues. We will of course have areas where on particular key strategic issues where different historic ties that India may have, different perspectives that the US may bring. अमेरिका की उपविदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल 4 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल के दौरान भारत में अमेरिकी निवेश को देखते हुए दोनों देशों की दोस्ती में गहराई की जरूरत है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। न्यूयॉर्क प्राइमरी में करोड़पति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है। अपनी पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनने की इनकी राह आसान हो गई है। Thank you, New York. We love New York. We love. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के मुकाबले में डेमोक्रेट नेता हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जीत मिली है। इस जीत के बाद ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं। इस जीत के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी टेड क्रूज को काफी पीछे छोड़ दिया है। We don't have much of a race anymore based on what I'm seeing on television. Senator Cruz is just about mathematically eliminated. वहीं हिलेरी क्लिंटन ने भी न्यूयॉर्क में अपने प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स को पछाड़ दिया।
सीनेट में न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व कर चुकी क्लिंटन ने कहा कि अब वो जीत के नजदीक हैं। We started this race not far from here on Roosevelt Island. And tonight, little less than a year later, the race for the Democratic nomination is in the home stretch and victory is in sight. वहीं बर्नी सैंडर्स के लिए आगे की राह बड़ी मुश्किल है। हिलरी क्लिंटन के मुकाबले उनके पास करीब 700 डेलीगेट्स कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।